नमस्कार। दुनिया में डेटा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, पर इसमें से ज्यादातर ऐसा है जिस पर कोई लेबल नहीं, कोई पहचान नहीं। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या मशीनें इस बिना लेबल वाले इतने विशाल डेटा से भी कुछ सीख सकती हैं? यही आज का बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासकर ऑटो एनकोडर्स पर। हमने इसके लिए टुवर्ड्स एआई, केटीएच की एक थीसिस, गीक्स फॉर गीक्स और आईबीएम जैसे कुछ स्रोतों को देखा है। हाँ, कोशिश रहेगी कि समझें ये ऑटो एनकोडर आखिर हैं क्या चीज, ये बिना लेबल वाले डेटा से सीखते कैसे हैं और इनका असल दुनिया में क्या काम है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही हुई ना कि लेबल वाला डेटा इकट्ठा करना बड़ा महंगा है, टाइम भी लगता है। एग्जैक्टली। जबकि बिना लेबल वाला डेटा तो भरा पड़ा है। और यहीं पर ऑटो एनकोडर जैसे तरीके, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, काम आते हैं। ये एक खास तरह के न्यूरल नेटवर्क हैं। अच्छा। हाँ, जो इसी काम के लिए बने हैं कि बिना लेबल वाले डेटा से पैटर्न सीख सके। तो इनकी बनावट कैसी होती है, ये काम कैसे करते हैं आखिर? देखिए, इसमें मूलतः 3 हिस्से होते हैं: एनकोडर, बॉटलनेक और फिर डिकोडर। एनकोडर, बॉटलनेक, डिकोडर, ठीक है। एनकोडर क्या करता है, वो इनपुट डेटा लेता है और उसे दबाता है, मतलब कंप्रेस करता है, उसके सबसे जरूरी फीचर्स निकाल लेता है। ओके, कंप्रेस करके। हाँ, और ये जो कंप्रेस्ड रूप है ना, इसी को बॉटलनेक या फिर टेक्निकल भाषा में लेटेंट स्पेस कहते हैं। लेटेंट स्पेस। फिर आता है डिकोडर। उसका काम है उसी बॉटलनेक से, उसी कंप्रेस्ड जानकारी से वापस ओरिजिनल डेटा बनाने की कोशिश करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। अच्छा, ये कुछ ऐसा हुआ जैसे हम किसी फाइल को जिप करते हैं साइज कम करने के लिए और फिर अनजिप करके वापस ले आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। वो समझने के लिए काफी अच्छा उदाहरण है। ऑटो एनकोडर का असली मकसद यही है कि जो आउटपुट बने वो ओरिजिनल इनपुट के ज्यादा से ज्यादा करीब हो। और ये कैसे पक्का होता है? इसे मापते हैं रिकंस्ट्रक्शन लॉस से, जैसे मीन स्क्वायर्ड एरर या MSE। इसे कम से कम करना होता है। और सबसे खास बात, इसमें किसी लेबल की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब मशीन खुद सीख रही है। हाँ, वो खुद सीखती है कि कंप्रेस करते टाइम कौन सी जानकारी रखना सबसे जरूरी है ताकि बाद में उसे वापस ठीक से बनाया जा सके। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो फिर इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है, क्या फायदे हैं इनके? देखिए, फायदे कई हैं। एक तो है डिमेंशनैलिटी रिडक्शन, मतलब डेटा का साइज कम करना। हाँ बिल्कुल। जब ऑटो एनकोडर का बॉटलनेक इनपुट से छोटा होता है, इनको अंडर कंप्लीट ऑटो एनकोडर कहते हैं, तो डेटा कंप्रेस हो जाता है। इससे स्टोरेज बचता है, प्रोसेसिंग तेज होती है। और दूसरा है फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी डेटा में जो छुपे हुए पैटर्न्स हैं या जरूरी विशेषताएं हैं, उनको सीखना। मैंने ये भी सुना है कि ये नॉइज हटाने में भी मदद करते हैं, तस्वीरों वगैरह से। हाँ बिल्कुल। वो होते हैं डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर्स। उनको हम जानबूझकर थोड़ा नॉइज वाला इनपुट देते हैं। अच्छा। और वो सीखते हैं कि उस शोर में से साफ ओरिजिनल डेटा कैसे निकालना है। जैसे कोई पुरानी धुंधली फोटो साफ करना, मशीन खुद सीख लेती है कि शोर क्या है और असली क्या। कमाल है। और एक और इस्तेमाल जो आजकल काफी सुनने में आता है, एनॉमली डिटेक्शन, मतलब कुछ गड़बड़ पकड़ना। सही कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल है। केटीएच की जो थीसिस थी ना, वो इसी पर थी। अच्छा, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वाली। हाँ वही। उन्होंने ऑटो एनकोडर का इस्तेमाल किया क्रेडिट कार्ड फ्रॉड पकड़ने के लिए, खासकर तब जब डेटा पर लेबल नहीं थे। ऑटो एनकोडर पहले सीखता है कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसा दिखता है। फिर जब कोई अजीब सा असामान्य ट्रांजैक्शन आता है तो ऑटो एनकोडर उसे ठीक से रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता, तो एरर बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। रिकंस्ट्रक्शन एरर बढ़ जाता है और वो एक तरह से खतरे की घंटी होती है कि भाई ये कुछ गड़बड़ है। उस केएचटी स्टडी से कोई खास नतीजा निकला था? हाँ, उन्होंने 3 तरह के ऑटो एनकोडर आर्किटेक्चर देखे, सिंपल, स्टैक्ड और वेरिएशनल। और पाया कि उनका जो स्टैक्ड ऑटो एनकोडर था, जिसमें कई लेयर्स होती हैं। स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर एक? हाँ, वैसे ही समझ लीजिए। तो वो असल दुनिया जैसे टेस्ट में धोखाधड़ी पकड़ने में बेहतर रहा। खासकर एक मेट्रिक होती है NPV, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। NPV वो क्या है? इसका मतलब है कि वो सही लेन देन को गलती से फ्रॉड बताने से बचने में ज्यादा कामयाब रहा, मतलब फॉल्स पॉजिटिव कम हुए। और ये जरूरी है ताकि असली ग्राहक परेशान न हो। तो ये पता चला कि ऑटो एनकोडर का डिजाइन कैसा है, ये बहुत फर्क डालता है। टुवर्ड्स एआई वाले लेख में अनसुपरवाइज्ड प्री ट्रेनिंग का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? हाँ, वो भी एक बहुत पावरफुल तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि ऑटो एनकोडर को पहले एक बहुत बड़े अनलेबल्ड डेटा सेट पर ट्रेन करते हैं, ताकि वो डेटा के गहरे फीचर्स सीख लें। बिल्कुल। और फिर इन सीखे हुए फीचर्स को
मतलब इनकोडर वाले हिस्से को हम किसी दूसरे सुपरवाइज्ड काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन। अच्छा, मतलब पहले अनलेबल डेटा से सिखाओ, फिर उस सीख का फायदा लेबल वाले काम में उठाओ। हाँ, टुवर्ड्स एआई ने MNST हैंडराइटिंग डेटासेट का उदाहरण दिया था। ऑटो एनकोडर से प्री ट्रेनिंग करने के बाद क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ गई थी, 97.38% से 97.84% हो गई। अच्छा, मामूली ही सही, पर सुधार तो हुआ। हाँ, ये दिखाता है कि अनलेबल्ड डेटा से सीखी गई समझ भी काम आ सकती है। लेकिन क्या इन ऑटो एनकोडर्स की कुछ चुनौतियां या सीमाएं भी हैं? सब कुछ इतना सीधा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनौतियां हैं। एक आर्काइव पेपर का निष्कर्ष तो काफी सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं कि बिना किसी इंडक्टिव बायस के, इंडक्टिव बायस। हाँ, मतलब बिना मॉडल या डेटा के बारे में कुछ पहले से तय की हुई धारणाओं या नियमों के पूरी तरह से अनसुपरवाइज तरीके से डिसएंटैंगल्ड रिप्रेजेंटेशन सीखना, वो मॉलिक्यूलर रूप से असंभव है। बाप रे, डिसएंटैंगल्ड रिप्रेजेंटेशन, ये क्या भला है? और इंडक्टिव बायस थोड़ा और समझाएंगे? ये इंडक्टिव बायस मतलब एक तरह का हिंट या शुरुआती दिशा जो हम मशीन को देते हैं, चाहे अनजाने में ही सही, जैसे हम कौन सा मॉडल चुन रहे हैं या डेटा कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा। और डिसएंटैंगल्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ऐसे फीचर सीखना जो डेटा के अलग अलग स्वतंत्र गुणों को दिखाते हों। जैसे चेहरे की इमेज है तो एक फीचर सिर्फ मुस्कान बताए, दूसरा सिर्फ चश्मे के बारे में, तीसरा बालों के रंग के बारे में, और ये आपस में मिले ना। मतलब हर फीचर का एक साफ मतलब हो। हाँ, तो पेपर कहता है कि मशीन खुद से बिना किसी बाहरी मदद या धारणा के ऐसा परफेक्ट बंटवारा नहीं सीख सकती। और दूसरी चुनौती ये भी है कि ऑटो एनकोडर जो फीचर सीखते हैं ना, उनका मतलब क्या है ये समझना हमेशा आसान नहीं होता। वो थोड़े ब्लैक बॉक्स जैसे हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ऑटो एनकोडर अनलेबल्ड डेटा से सीखने के लिए काफी मजबूत टूल है। डेटा का साइज कम करना हो, नॉइज हटाना हो, गड़बड़ी पकड़नी हो या दूसरे मॉडल्स को प्री ट्रेन करना हो। हाँ, बिल्कुल। और केसी स्टडी ने दिखाया कि सही डिजाइन कितना मायने रखता है, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन में। पर उनकी सीमाएं भी याद रखनी होंगी, जैसे फीचर्स को समझना मुश्किल हो सकता है, और ये कि शायद पूरी तरह अनसुपरवाइज्ड कुछ होता ही नहीं, कहीं ना कहीं कोई बायस या हिंट आ ही जाता है। सही कहा, ये एक एक्टिव रिसर्च एरिया है। चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है कि जिसे हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, वो असल में कितनी अनसुपरवाइज्ड है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डेटा की अपनी अंदरूनी बनावट या जो मॉडल हम चुनते हैं वही अनजाने में इन एल्गोरिदम को रास्ता दिखा रहे? ये क्षमता तो गजब की है कि बिना लेबल के सीखा जा सके, पर सवाल यह है कि मशीनें बिना किसी साफ निर्देश के वाकई कितना समझ पाती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद समझ की हमारी परिभाषा को ही दोबारा देखना पड़े। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है।